साथ में किताबें और 3 मंथ का एक्सटेंशन टेस्ट सीरीज वगैरह सब यहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही है। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के सवाल से। पहला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। द स्पीकर मे प्रिवेंट एनी मेंबर ऑफ द हाउस फ्रॉम स्पीकिंग एंड मे अलाउ एनी अदर मेंबर टू स्पीक। ये फिनोमिनन क्या कहलाता है? भाई जो स्पीकर है वो जब मन में आती किसी से कहता है कि माननीय सदस्य आप चुप हो जाएं और माननीय सदस्य आप बोल सकते हैं, ये क्या कहलाता है? होता ही नहीं, माननीय सदस्य आप ऐसा करें, माननीय सदस्य आप ऐसा करें। और मैं लिख के रख लूं कि आप क्या बताने वाले हैं। मैं आपका आंसर लिख के रख लेता हूं ताकि आपको ये ना लगे कि आपको आंसर आता था। आप में से कई लोग जो आंसर लिखेंगे वो मैंने लिख लिया है। ये लीजिए। मैं मतलब सेकंड हाईएस्ट करेक्ट था। मैंने ए मेंशन किया था कि आप लोग ए करेंगे, डी तो आप करेंगे नहीं। ठीक है, और आप लोगों ने भी ऐसा ही किया। आप लोगों ने सोचा कि सर ने अगर सोचा है तो अब हम ए नहीं सी करेंगे और गलत में आपने उठा लिया। और ये कहलाता क्या है? ये है यील्डिंग द फ्लोर। ठीक है, अब आप पूछेंगे ये क्या चीज होती है, तो आइए देखते हैं। अध्यक्ष किसी भी सदस्य को बोलने से रोककर अन्य को बोलने के लिए जब कहता है तो इसे यील्डिंग द फ्लोर कहा जाता है। वो ये नहीं कहता सिट डाउन या ये खड़े हो जाएं, नहीं। किसी को बिठाना और खड़े करना, ये सारी जो प्रक्रिया है ये यील्डिंग द फ्लोर कहलाती है। डेकोरम मेंटेन करना जब आपको कहता है अध्यक्ष, तो इसका मतलब ये होता है कि आपसे कहा जा रहा है कि आप विनम्र और स्वीकार्य व्यवहार बनाए रखें। सदन के किसी सदस्य द्वारा वह जिस दल से चुनकर आया है उसका त्याग कर दूसरे दल में शामिल होना क्रॉसिंग द फ्लोर कहलाता है। क्रॉसिंग द फ्लोर क्यों कहलाता है? क्योंकि असल में होता क्या है, अगर आप लोग कभी भी मान लीजिए कि इस प्रकार से सदन को देखे हो, यहाँ पर स्पीकर बैठे हुए हैं, इस तरफ सत्ता पक्ष बैठा है, इधर की तरफ अपोजिशन बैठा हुआ है ना। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति यहाँ से अपना पद छोड़ के इस तरफ आना चाहता है, तो इसने क्या किया? इस क्षेत्र को क्रॉस किया। दिस प्रक्रिया इज नॉन एज क्रॉसिंग द फ्लोर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है इंटरपेलेशन, किसी सरकारी अधिकारी से किसी नीति या कार्य के विवरण की मांग हेतु संसदीय प्रक्रिया। कि भाई मान लीजिए कि स्पीकर ने किसी को कहा कि हमें ये सब जानकारी चाहिए, दैट इज नॉन एज इंटरपेलेशन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति, हाँ जी, उस सदन के सदस्य नहीं होते। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति जो है वो उस सदन के सदस्य नहीं होते। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता, जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। कौन सा कथन यहाँ पर सही है? सोच के आंसर कीजिए। तो काफी आसान सवाल है, आप आसानी से कर सकते हैं। कल मतलब लास्ट टाइम भी हमने इसी प्रकार का एक सवाल किया था। एक विद्यार्थी लिख रहे हैं जिनका नाम पारीख लिख करके आ रहा है। कहाँ गया यार आपका कमेंट? पारीख सर, गुजरात टीसीएस के अंदर पेपर कहाँ सेंड करूं? आपको 70% यार क्वेश्चन नहीं आया हो रहा है, 70% देख करके मन कर रहा है कि आपका कमेंट पढूं। 70% हमारी क्लास है। अच्छा करेक्ट, फिर मैं नीचे जाना। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। एक काम करो पारीख, तुम गुजरात टीसीएस के पेपर को या तो मुझे मेरे टेलीग्राम पर सेंड कर दो, या फिर जो हमारी टेक्निकल टीम का नंबर है आपके पास में, मेरे टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, उसको सेंड कर दो, है ना। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथ में इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, इसमें क्या गलती है, कहां पे कोई परेशानी हुई है। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते। इसका मतलब क्या है? देखिए, सभापति जो है वो कौन हुआ? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। याद रखिएगा, ये सवाल जो है ना ये कंफ्यूज भी करता है बहुत बार। पेपर में अक्सर जल्दबाजी में गलती कर जाते हैं। यहाँ पर सवाल को इस प्रकार से फंसा के दिया जाता है। एक तरफ तो लिख दिया जाता है स्पीकर। अच्छा, स्पीकर तो क्या है कि लोकसभा के चुनाव से बनकर आता है, जो कि लोकसभा के चुनाव होते हैं उससे। लेकिन जो राज्यसभा का सभापति है वो असल में उपराष्ट्रपति होता है। तो उसकी प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है और स्पीकर का कार्यकाल 5 साल का होता है। लेकिन जिस सदन का ये अध्यक्ष होता है या सभापति होता है, वहां पर अन्य सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का है। तो ये एक मतलब कॉम्बिनेशन ऐसा है जो आपको याद रखना चाहिए। ठीक है ना। तो जो सभापति जो शब्द है असल में चेयरमैन के लिए यूज किया गया, ठीक है, और उपसभापति का मेंबर होता ही है। एक तरह से ये समझिए कि उपसभापति 6 साल के लिए और वो 5 साल वाला मेंबर है। ठीक है, कौन सा कथन सही है? चौथा फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बिल्स पेंडिंग इन द पार्लियामेंट लैप्स आफ्टर द एडजर्नमेंट ऑफ द हाउस। एडजर्नमेंट का मतलब कि जाइए खाना वाना खा के आइए, अब थोड़ा सा मतलब बाद में मुलाकात होगी। करेक्ट पूछा जा रहा है, सही कौन सा? इसका मतलब ये होगा कि 4 में से 3 ऑप्शन गलत है और एक सही है ना। बिल पेंडिंग इन द पार्लियामेंट लैप्स आफ्टर द प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस, यानी कि अब आपको असल में ये पता होना चाहिए कि ये क्या है, प्रोरोग होना क्या है। रेजोल्यूशन नोटिस और पिटीशन पेंडिंग इन द पार्लियामेंट लैप्स आफ्टर द प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस। अब देखिए, प्रस्ताव, रेजोल्यूशन, नोटिसेस, पिटीशन पेंडिंग इन द पार्लियामेंट, ये संसद के प्ररोग होने पर खत्म हो जाते हैं। मोशन, रेजोल्यूशन, नोटिसेस, पिटीशन अंडर कंसीडरेशन इन पार्लियामेंट लैप्स आफ्टर द एडजर्नमेंट ऑफ द हाउस। कौन सा कथन यहाँ पर सही है? अब इतने सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं तो ऑब्वियसली बात है कुछ तो सही होगा। मुसीबत ये है कि हमें ये टर्मिनोलॉजी नहीं पता है, बाकी तो हमें सब पता है। क्या है ये कहानी? चलिए अब देखते हैं, एक एक करके समझते हैं। मैंने आपको अपनी क्लास में ये भी बताया हुआ है कि ये जो हाउस का एडजर्नमेंट होना है, एडजर्नमेंट का मतलब हुआ स्पीकर ने कहा कि आप ज्यादा बहसबाजी कर रहे हो, बहस मत कर रहे हो, हंगामा मचा रहे हो, तो सेशन को इतनी देर के लिए एडजर्न कर रहे हैं। एडजर्न करने का मतलब होता है स्थगित कर रहे हैं कुछ समय के लिए। जैसे एडजर्नमेंट टिल इवनिंग, एडजर्नमेंट सिनेट आए कि आप थोड़े दिन बाद आना, मतलब मैं बता दूंगा अभी घर जाओ टाइप से, इस तरह से। ठीक है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो विधेयक यहाँ पर पड़े हुए हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो एक प्रकार से ऐसा है कि बिल पर ही बहस चल रही थी। जब बहस बिल पर चल रही थी, हंगामा होने लगा, तभी स्पीकर ने कहा कि एडजर्न कर रहा हूं सेशन, बाद में आना। तो ये जो प्रक्रिया है ना, इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। बिल पेंडिंग इन द पार्लियामेंट को लैप्स नहीं मानते हैं। ठीक है, तो मैंने बोल दे दिया था ना, इसमें नहीं दिया। क्या कर रहे हो यार? मैं बोल दिया था इसमें, बुढ़ापा आ गया भाई। तो मैंने फर्स्ट वाले में कहा कि बिल पेंडिंग इन द पार्लियामेंट लैप्सेस आफ्टर, तो लैप्स नहीं होते, ये मैं समझा चुका था, तब भी कईयों ने आंसर कर दिया। हद है यार। ठीक है, बिल पेंडिंग इन द पार्लियामेंट लैप्स आफ्टर द प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस।
आपसे पूछा जा रहा है करेक्ट कौन सा है, क्या वो प्ररोग होने पर बिल पेंडिंग जो है वो खत्म हो जाता है? बिल पेंडिंग इन द पार्लियामेंट लैप्स आफ्टर प्रोरोगेशन ऑफ द हाउसेस। प्रोरोगेशन का मतलब क्या हुआ? मैंने आपको समन करना, प्ररोग करना कि आपको, अब मैंने तब तक के लिए बोल दिया कि भाई अब बिल इस बार पेंडिंग है, अभी सेशन जो है, अब बजट सेशन के बाद आप मानसून सेशन में आए तो भी वो खत्म नहीं होता है, बल कंटिन्यूअसली चल रहा होता है, ठीक है। मोशन, रेजोल्यूशन, नोटिस और आप, ये क्या होता है बिल में और इनमें क्या अंतर है? देखिए मोशन और रेजोल्यूशन, जैसे मान लीजिए कि हमने प्रस्ताव किया, आज हमने एक मोशन पास किया, एडजर्नमेंट मोशन पास किया। एडजर्नमेंट मोशन पास किया का मतलब ये है कि आज की आज बैठ करके हमें इस अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करनी चाहिए, ये मैंने एडजर्नमेंट मोशन पास कर दिया, है ना। अब ये मोशन पास करने के लिए पास नहीं किया, मतलब चर्चा में ला दिया। अब आपने संसद का सदन सत्र कर दिया समाप्त कि जाओ बेटा प्ररोग हो गया, अब हम बजट सेशन में मिलेंगे। तो ये नहीं है कि बजट सेशन में जब मिलोगे तब वापस से एडजर्नमेंट मोशन लाया जाएगा, तब तक तो वो चीज खत्म हो चुकी है, ठीक है। अंतर इसके अंदर कोई मतलब उठा नहीं, तो टर्म का आप पकड़ के चले, बाकी तो सब कर लेंगे। Which of the following statement is not correct? एक बिल that was not passed by both houses of parliament due to disagreement। बहुत अच्छा सवाल है, मेरे हिसाब से सब लोग कर देंगे। आर्टिकल 108 के बारे में बात हुई है। एक पूछा जा रहा है एक बिल जो है वो किसी भी हाउस से अगर पास नहीं हुआ, इनके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? ऐसा विधेयक जो संसद के दोनों सदनों में असहमति के कारण पारित नहीं हुआ। And the president has given a notice to convene a joint sitting of both houses before the dissolution of Lok Sabha shall not lapse after the dissolution of Lok Sabha। सवाल थोड़ा गंभीर है, टेक्निकल है, मैं आपको समझाता चल रहा हूँ, समझाता नहीं चल रहा हूँ, पहले आप क्वेश्चन करिए फिर मैं आपको समझाऊंगा। A bill which has been passed by both the houses of parliament and under consideration for the assent of president shall not lapse after the dissolution of Lok Sabha। A bill which is passed by both the houses but written by the president for reconsideration shall not lapse after the dissolution of Lok Sabha। आपसे पूछा गया which not correct, उम्मीद है आपको दिख भी गया होगा। A bill passed in the Lok Sabha but pending in the Rajya Sabha will not lapse after the dissolution of Lok Sabha। कौन सा कथन सही है? आपसे ये पूछा जा रहा है। सही नहीं है ये पूछा जा रहा है, माफ जानो। असल में इसमें एक स्टेटमेंट और भी गलत है। यहाँ पर ये दो स्टेटमेंट में लफड़ा है। जब राष्ट्रपति रिकंसिडरेशन के लिए लौटा दिया और लोकसभा जा चुकी है, तो टेक्निकल पॉइंट ये है कि लोकसभा जाने के बाद में वो बिल मायनेहीन हो जाता है। इस क्वेश्चन में गड़बड़ है। पॉइंट क्या है, जिनको समझ में नहीं आ रहा मैं आपको बता दूं, इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ने की आवश्यकता है। इस टाइटल को या तो मैं एक काम करता हूं, कल एक सेशन लगा लेते हैं इसके ऊपर अपन, जिसमें बिल के साथ क्या होता है ये बहुत से बच्चों को समझने में दिक्कत आती है। पार्लियामेंट चैप्टर का टाइटल है ये। कल नहीं यार, एक काम करो, या तो शनिवार या रविवार किसी दिन छुट्टी वाले दिन लगाओ, जिस दिन आरएनए की क्लास ना हो, क्योंकि आरएनए के तुरंत बाद तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता हूं। इसके ऊपर ना ये बहुत ही प्यारा टाइटल है, और इंडियन पॉलिटी में जो संसद वाला चैप्टर पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, उनको इस बारे में बहुत दिक्कत आती है कि व्हाट हैपेंड, है ना। ये कईयों को समझ में नहीं आता कि बिल पास हुआ, बिल पास होने के बाद लौटा दिया तो क्या होगा, कहीं अटक गया तो क्या होगा। है 15-20 मिनट का डिस्कशन, लेकिन इसको अलग से करेंगे अपन, ठीक है ना। शनिवार को तो आरएनए रहता है यार, रविवार के दिन प्लान करते हैं इसको, है ना, करते हैं। मैं इसके ऊपर चर्चा करूंगा, ये मुझे याद दिलाना, ठीक है। या किसी दिन टेस्ट के बाद लंबा खींच जाएंगे, करेंगे चर्चा, क्योंकि फ्लो बिगड़ जाएगा आप लोगों का। ये सवाल में गड़बड़ है। Which of the following statement is or are correct regarding language in the parliament? सवाल में गड़बड़ थी, इसको हटाइए उसको, है ना। Which of the following is or are correct language in the parliament? हिंदी and English language have been declared as the language। आपको याद होगा हाल ही में मैंने आरएनए के अंदर आपको ये सब चीजें पढ़ाई हैं। अगर आप आरएनए के पुराने विद्यार्थी हैं तो आपको याद होगा, है ना। हिंदी ये मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज, लैंग्वेज से संबंधित जो जानकारी है वो आपको पता होनी चाहिए। हिंदी and English language have been declared the language of proceedings of the House in the Constitution of India। The Official Language Act 1963 allows continuity of English with Hindi। The presiding officer of parliament can empower a member to speak in his mother tongue। कौन सा कथन पार्लियामेंट के लिए सही है? देखिए मैंने जो आर्टिकल लिखे हैं ना, इन आर्टिकल से कंफ्यूज मत होना, ये मैंने केवल इसलिए लिखे हैं ताकि आपको पता हो कि भाषा से संबंधित चीजें हमने आपको पढ़ा रखी हैं, ठीक है ना। आप इन आर्टिकल्स को रिलेट यहां पर मत कर लेना, मेरा निवेदन ये है। करें मुझे मालूम है गलती करोगे आप। राहुल लिख रहे हैं कि सर आरएनए में फीलिंग आ गई। जब पढ़ने वालों को फीलिंग आती है ना, तो जो ऐसे बच्चे होते हैं जिनके ऊपर से जा रहा होता है ना, वो सोचते हैं क्या जय पढ़ा रहा है यार, क्यों पढ़ा रहा है। आज मैं इकोनॉमी में कुछ ज्यादा गहराई में उतर गया, तो मुझे लगा कि बहुत से बच्चों के ऊपर से चला गया, है ना। मुझे ऐसा लगता है कभी कभार कुछ क्वेश्चन अच्छे आ जाते हैं तो पढ़ाने में मजा आ जाता है। हाँ जी, तो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट से आप कंफ्यूज क्यों हो गए मैं बताता हूँ। क्योंकि आप लोगों को लगा कि ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के अंदर तो हाई कोर्ट के अंदर भाषा क्या हो इसी की परिभाषा वो दी गई है, परमिशन दी गई है, वो एक आयाम है इसका। और भी इसके अंदर बहुत से आयाम है जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 में दिए गए थे, ठीक है। इसके सारे कथन सही हैं। आगे चलते हैं साथियों। हाँ जी, Which one of the following statement is not correct in the context of parliamentary proceeding? Question hour। हाँ जी, जो क्वेश्चन आवर प्रश्नकाल जो होता है उसके बारे के अंदर कौन सा कथन सही है? नो सॉरी, सही नहीं है। The first hour of the parliament is for the question hour। After the starred question, supplementary question can be asked। Supplementary question cannot be asked after an unstarred question। At least 30-day notice is required for asking question of short notice। हाँ भाई, ये हमने कई बार अपनी क्लास में पढ़ाया है, क्योंकि आपको याद होगा तो लास्ट टाइम वाला जो मानसून सत्र था उसमें सरकार ने क्वेश्चन आवर ही गायब कर दिया था, मतलब क्वेश्चन पूछना ही गायब कर दिया था, क्वेश्चन नहीं पूछेगा कोई भी। बताइए पूछा गया कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? करें कौन सा सही नहीं है ये पूछा गया। मानी सर आपके सारे सब्जेक्ट इतने अच्छे से समझ में आते हैं, आप बहुत अच्छे से मजा आ जाता है पढ़ने। बेटा मेरे को पढ़ने में मजा आता है इसलिए मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूँ। विशाल डेली आरएनए देखता हूँ, यूपीएससी मेंस का पेपर देखा तो बहुत खुशी हुई। हाँ, यूपीएससी मेंस का पेपर एक बार सभी लोगों से निवेदन है जरूर देखना, है ना, और अपनी क्लास से उसे रिलेट करना, और सही मायने में मतलब अगर हो सके तो अपने अपने सोशल मीडिया पर ये चीज टैग भी करना कि हाँ आपकी सही मेहनत है ना, मतलब आपको भी प्राउड फील होना चाहिए ना कि आपकी दिशा कितनी सही है। तो अंकित अवस्थी को टैग करना बनता है कि हाँ भाई ये बंदा मेहनत कर रहा है। ये 30 दिन नहीं है साहब, 10 दिन है ना, 10 दिन का नोटिस देना होता है। हाँ जी,
फॉर द क्वेश्चन आवर, बिल्कुल ठीक बात है। आफ्टर स्टार्ट क्वेश्चन, स्टार्ट क्वेश्चंस होते क्या है? हाँ जी, स्टार्ट क्वेश्चंस क्या है असल में और कुछ नहीं। अभी तो जैसे मान लीजिए कि आपने मेरे पास एक पर्चा भेजा कि सर इनमें से कुछ सवाल पूछने हैं, तो मैं कहूंगा इनको मार्क लगा दो जो सवाल पूछने हैं, जिनका आंसर मैं यहीं से दे देता हूं, अभी दे देता हूं आपको, और जिन पर सर मैंने मार्क नहीं लगा रखा बस उनका जवाब आप लिखित में दे देना। आगे बात समझ में? तो यहाँ पर देखिए साथियों, ये वाला जो पॉइंट लिखा हुआ है ना, पार्लियामेंट का जो फर्स्ट आवर इज क्वेश्चन आवर, ये तो ठीक है। स्टार्ट का क्वेश्चन आपको मौखिक रूप से देना होता है, इसके एवज में आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर मैं इसमें ये डाउट है मेरा, उस प्रकार से कर सकते हो। लेकिन जो है ना अनस्टार्ट क्वेश्चन में आप लिखित आंसर मांगते हो तो यहाँ पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का काम नहीं होता। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एडजर्नमेंट मोशन ऑफ द पार्लियामेंट, मैंने अभी कुछ देर पहले भी चर्चा में ये लिया था, ठीक है ना? हाँ जी, चौहान पूछ रहे हैं आरएनए के अंदर हिंदू एडिटोरियल टॉपिक भी कवर होता है क्या? एक बार आरएनए पढ़ के देखो, एडिटोरियल भूलोगे बेटा। हाँ जी, एडजर्नमेंट मोशन ऑफ द पार्लियामेंट एम एट टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मिनिस्टर। भाई एडजर्नमेंट मोशन क्यों लाया जाता है ये देखें। दूसरा, टू कट बजट प्रपोजल, क्रिटिसाइजिंग ए पर्टिकुलर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, और टॉपल द गवर्नमेंट, सरकार को गिराने के लिए और सरकार का विरोध करने के लिए किस लिए लाया जाता है एडजर्नमेंट मोशन? मतलब पॉइंट क्या है? विश्वजीत बिल्कुल बेटा, गौरव वेरी गुड। क्या होता है एडजर्नमेंट मोशन? अब देखिए, एक विद्यार्थी ने कहा हंगामे के बाद, आलोक नहीं, ये गलत समझ रहे हो आप, ध्यान से सुनिए। एडजर्नमेंट अलग है, एडजर्नमेंट मोशन अलग है, ये दोनों में दो बातें समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ध्यान से सुनिए, एडजर्नमेंट क्या है? एडजर्नमेंट का मतलब है कि आप हंगामा कर रहे हैं, आपसे कहा कि घर जाइए, इसको स्थगित करना, ये टर्म अकेली जो है ना, अकेला टर्म जो है वो एडजर्नमेंट अलग शब्द है। एडजर्नमेंट मोशन अलग चीज है। मोशन क्या है? मोशन का मतलब ये है कि आपने एक ऐसा प्रस्ताव पारित किया जिसमें उद्देश्य ये रखा गया, क्या रखा गया कि किन किन विषयों पर चर्चा की जानी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मान लीजिए किसान आंदोलन चल रहा है और अपोजिशन ने एक प्रस्ताव लाने की मांग करी कि हम चाहते हैं कि आज के सेशन में क्वेश्चन आवर के अंदर ही नहीं, अपितु उसके बाद दिन भर, यानी इस पूरे समय में आज जो बहस हो वो केवल और केवल इसी विषय पर हो, किसान के मुद्दे पर हो। इसके लिए जो मोशन लाया जाता है ना, वो एडजर्नमेंट मोशन होता है। फिर आप पूछेंगे तो इसमें सरकार की नीति का विरोध कहां हुआ? अरे भाई, सरकार को रोक के रखा जा रहा है कि आप रुकिए, सुन के जाइए कि क्या गलतियां हो रही हैं आपके शासन में। तो ये करोगे क्या आप रोक करके? सरकार को यही तो सुनाओगे ना। रोहित थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। ठीक है, क्लियर है? चलिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग एन एडजर्नमेंट मोशन इन द इंडियन पार्लियामेंट? अगर मैं एडजर्नमेंट मोशन ले आया तो इसका सबसे बड़ा मतलब उद्देश्य क्या है, क्यों लाना चाहता हूं? तो अब इसको आप फटाक से कर देंगे, मुझे लगता है कि अब आपके क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं बचेगी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मतलब अब तो तुरंत ही कर देंगे, मैं तो पढ़ भी नहीं रहा हूं सवाल को। देखिए कर दिया ना, मतलब क्वेश्चन में आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बट टू डिबेट ए डेफिनेट अर्जेंट इशू ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, मैंने कहा किसान आंदोलन चल रहा है, आपको बहस करनी है तो आपको लाना पड़ेगा ना भाई। तो ये मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी ये वाली लाइन बोली है ना। रोहित पढ़ लिया भैया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आगे चलिए, अब चलते हैं साथियों। Which of the following statement is correct in the context of calling attention motion? अब देखिए, सुनने में तो ये लगता है कि एडजर्नमेंट मोशन और कॉलिंग अटेंशन मोशन एक जैसे होते होंगे, तो देखते हैं क्या होता है। सुनिए यहाँ पर, It has limited the scope of adjournment motion. This motion does not include the side of blasphemy. इस प्रस्ताव में निंदा का पक्ष शामिल नहीं है। देखिए, ये निंदा शब्द जो है ये ब्लास्फेमी से नहीं है, सेंसर से है ना। यहाँ पर ब्लास्फेमी जो है वो ईश निंदा है, अंग्रेजी का अर्थ थोड़ा गलत हो गया है, ठीक है ना, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट हुआ है डेफिनेटली ये सवाल, ठीक है। तो बताइए इसमें कौन सा कथन सही है? पुरोहित पढ़ लिया बेटा, बहुत ही शानदार लाइनें लिखी हैं। इतना सारी लाइनें मत लिखो कि वो पढ़ते पढ़ते फिर क्लास का रिदम टूट जाए ना। बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा धन्यवाद। आइए अब देखो बेटा, यहाँ पर क्या है कि स्थगन प्रस्ताव के क्षेत्र को सीमित कर दिया। अब ये कुछ इस प्रकार से हुआ, कॉलिंग अटेंशन और एडजर्नमेंट मोशन असल में है क्या, इसको आप ऐसे समझिए कि भाई एडजर्नमेंट मोशन के अंदर तो आप कर क्या रहे हो कि संसद का कामकाज रोक के कहने लग रहे हो कि हम तो चाहते हैं इस विषय पर ही चर्चा आज दिन भर हो। ध्यान से सुनिए, इस विषय पर ही चर्चा आज दिन भर हो, ये जो प्रक्रिया चाहने की है ना, ये तो हुआ एडजर्नमेंट मोशन, जिसमें आप दिन भर का पूरा कार्यकाल यानी कि संसद की पूरी कार्यविधि रोक करके अपने विषय पर चर्चा करवाना चाहते हैं। लेकिन इसके उलट एक है कॉलिंग अटेंशन मोशन। इसका मतलब ये कि हम संसद का ध्यान आकर्षित करवाना चाहते हैं कि ये जो विषय है इस पर भी आपका ध्यान जाना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि एक प्रकार से संसद से, सरकार से रिक्वेस्ट की जा रही है कि सर देखिए, देश में बहुत सारी चीजें गड़बड़ चल रही हैं, आपका ध्यान इस विषय पर भी होना चाहिए। एक प्रकार से संसद का ध्यान आकर्षित करवाया जा रहा है उस विषय पर। आई बात समझ में? तो होने के लिए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पहले वाला है, एडजर्नमेंट मोशन, जिसमें कि ध्यान सही मायने में आकर्षित करवाया जाता है। अंतर क्या है? उस वाले के अंदर जब काम बुलाया जाएगा काल उसके एडजर्नमेंट मोशन के अंदर, तो उसमें तो सरकार को बिठा करके खरी खोटी सुनाई जाती है, आपकी वजह से ये हुआ, आपकी वजह से ये हुआ। कॉलिंग अटेंशन के अंदर की सर देखिए ऐसा चल रहा है, एक तरह से ये लोअर डोज है, वो हायर डोज है, ठीक है। विद रेफरेंस टू द सेंसर मोशन, अब साहब हमने ध्यान तो सब रख लिया, अब हम सेंसर मोशन लाना चाहते हैं। आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, जब किसी फिल्म को सेंसर बोर्ड के पास भेजते हो तो वो क्या करता है, अब उस रेफरेंस में से आप याद करिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट कैन बी ब्रॉट ओनली अगेंस्ट द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ओनली। सेंसर मोशन एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ ही लाया जा सकता है। इट इज मैंडेटरी टू रिजाइन टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इफ इट इज पास्ड, और अगर ये पास हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि संसद के अंदर सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। बताइए, अच्छा प्रश्न है। देखिए अब इसमें क्या होता है, मैंने आपसे क्या कहा, फिल्मों की तरह से लाइन याद रखना। सेंसर, सेंसर शब्द का मतलब मालूम है, निंदा करनी है साहब, मतलब कट करती है ना, सेंसर का मतलब काट पीट मचाता है ना वो। तो अब निंदा किसकी की जाए? अब निंदा असल में
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के स्थान पर किसी एक मिनिस्टर की भी तो हो सकती है ना भाई। किसी एक मान लीजिए कि मुझे लगता है कि किसी मंत्री ने अपने कार्य क्षेत्र में जो काम किया, जैसे मान लीजिए कि अभी रिसेंटली वो जो गृह राज्य मंत्री है, क्या नाम है, टेनी टेनी, अजय मिश्रा टेनी, उनके खिलाफ सेंसर मोशन आना सबसे पहले चाहिए कि भाई अगर उनके बेटे को किसानों पर गाड़ी चलाने का दोषी पाया गया तो उनके खिलाफ संसदीय प्रक्रिया में रादर देन संसद को भंग करने के सबसे पहले तो सेंसर मोशन लाया जाए। उससे सरकार का ध्यान तो आकर्षित किया ही जाए, जनता का ध्यान भी इस बात पर आकर्षित किया जाए। अभी क्या हो रहा है, अपनी नजर में ऐसा लगता है कि संसद क्या है, बोले संसद केवल हंगामा करने की जगह है, वहां सांसद जाते हैं, कैंटीन का खाना खाते हैं और हंगामा करके आ जाते हैं। हमें संसद के कार्यविधि में इंटरेस्ट ही नहीं आता। जबकि टेक्निकली क्या होना चाहिए, सेंसर मोशन पहले आए, सेंसर मोशन के माध्यम से सरकार को इसके लिए जवाबदेही बनाया जाए कि आप बयान दिलवाइए अपने मंत्री का, पूछवाइए उनसे कि क्या कहना चाहते हैं वो। नंबर एक, जैसे उन्होंने भाषण में कहा था कि अगर हम दोषी पाए गए तो पद से इस्तीफा दे देंगे, दीजिए ना, अब आपका बेटा पाया गया है, सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी बोल रही है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है ना, निंदा करने का। अब सवाल बनता है क्या ऐसा करते ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को इस्तीफा देना होगा? अगर ऐसा होता तो फिर इसे अविश्वास प्रस्ताव बोलते ना, इसे सेंसर मोशन थोड़ी बोलते। सरकार के चाहने से, स्पीकर के चाहने से अगर कोई भी प्रस्ताव लाया गया है तो सरकार नहीं गिरती है, ठीक है ना, केवल जहां पर आपको वो बताना होता है ना तभी गिरती है। Which one of the following statement about no confidence motion, ये आ गया देखिए, मतलब मुझे जैसे आगे के प्रश्न पहले ही पता चल जा रहे हैं, मैं आपको पढ़ाते समय मतलब उस तरह की बातें देता जा रहा हूं तो आगे की तरफ आगे जा रहे हैं। सही है, सही है, हाँ जी। नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में जानकारी दीजिए। हाँ जी, इट कैन बी बॉट अगेंस्ट ए सिंगल मिनिस्टर। नो कॉन्फिडेंस मोशन किसी एक मंत्री के खिलाफ, और पूछा जा रहा है which one of the following statement is correct, सही कौन सा है, यानी तीन गलत है यहाँ पे, है ना। एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर और एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सबके खिलाफ, अकेले मंत्री के खिलाफ ले आओ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए सारी सरकार के खिलाफ ले आओ। इट इज नॉट नेसेसरी टू रिजाइन टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर व्हेन इट इज पास्ड इन लोकसभा बट इट ओनली क्रिटिसाइजेस सम पॉलिसीज एंड एक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट। और उम्मीद है कि आप लोग जो है वो खुद पहचानने में कामयाब हो चुके हैं यहाँ पे। इट इज नॉट नेसेसरी टू गिव रीजन फॉर इट्स एक्सेप्टेंस इन लोकसभा, द कंसेंट ऑफ एट लीस्ट 100 मेंबर्स इज मैंडेटरी इन सपोर्ट ऑफ दिस प्रपोजल। कौन सा कथन सही है? अब देखिए यहाँ पर गलत ज्यादा है, ऑब्वियस बात है कि सही एक ही होगा, है ना। चलिए, बहुत बुरा हाल हुआ साहब। आप मुझे एक बात बताइए, अब इस सवाल को ना आज यही निपटाते हैं ताकि आपको पता तो चले कि कम से कम आप मतलब भविष्य में इस तरह के केसेस आए तो उनसे सबसे डील तो करें। भाई नो कॉन्फिडेंस मोशन, इसका मतलब ये है कि जनाब आपका जो मोशन वाला पार्ट है ना पार्लियामेंट के अंदर, वो बहुत ढीला है, उसे ढंग से तैयार करें और मोशन वाला पार्ट जो है हम भी ऐड करेंगे अपने उसमें। ध्यान से सुनिए साथियों, सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है नो कॉन्फिडेंस मोशन। क्या है नो कॉन्फिडेंस मोशन? असल में आपको सरकार में विश्वास नहीं है, मुझे नहीं लगता कि सरकार काम करेगी। तो मैं, आपने एक फिल्म है टावर को तो देखिएगा, अपहरण करके फिल्म है, उसमें नाना पाटेकर जो है ना वो अविश्वास प्रस्ताव लेके आते हैं, बहुत ही शानदार फिल्म है, अगर देखिए हो तो, है देखिए। उसमें ये दिखाया कि सरकार निकम्मी है, हम इसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहते हैं। तो मतलब आपको ये कारण नहीं बताना होता कि किस कारण से आप ये लगा आप नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आए कि चलिए सरकार को हटाना है, सरकार गिरानी है, ठीक है सर। तो अब ये सरकार के खिलाफ भी लाया जा सकता है, मतलब करेक्ट क्या पूछा गया, किसके खिलाफ? पूरी सरकार के खिलाफ आता है पहली बात। अकेले मंत्री के खिलाफ आता तो सेंसर मोशन होगा, नंबर एक। दूसरा, इट इज नॉट नेसेसरी, अच्छा अकेले मंत्री के खिलाफ सेंसर मोशन भी आता है, प्रिविलेज मोशन भी आता है। प्रिविलेज मोशन के अंदर भी आप किसी एक मंत्री की बुराई करते हैं कि इन्होंने अपने विशेष अधिकार का हनन किया है। हाँ कृष्णा, मूवी बहुत देखता हूं भाई। इट इज नॉट नेसेसरी टू रिजाइन टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर व्हेन इट इज पास्ड इन द लोकसभा बट इज ओनली क्रिटिसाइज सम पॉलिसीज। अरे नहीं भाई, यदि ये पास हो गया तो सरकार गई, ये लाया ही इसलिए जा रहा है। फिर आप पूछेंगे सरकार इसमें क्यों गिर रही है, सेंसर में क्यों नहीं गिर रही है? इसके पीछे जो लॉजिक है, हमारी जो सरकार है, याद रखिएगा पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में यही सबसे बड़ा अंतर है। जो संसदीय व्यवस्था की सरकार होती है, ये सरकार रेस्पॉन्सिबल होती है लोकसभा के प्रति, उत्तरदायी सरकार होती है। हम इसको बहुत बार पढ़ चुके हैं, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, उत्तरदायी सरकार, याद है ना। पार्लियामेंट के प्रति, लोकसभा के प्रति जिम्मेदार, राज्यसभा के लिए भी नहीं, लोकसभा के लिए, है ना। तो ऐसी स्थिति में लोकसभा के प्रति अगर जिम्मेदार सरकार है तो लोकसभा में क्रिटिसाइज करने के लिए पॉलिसी नहीं, तो आप कह रहे हैं कि आप जिम्मेदार हो लेकिन हमें आप पर विश्वास नहीं है, हटो, इसलिए आता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। पॉलिसीज का नहीं, सरकार को हटाने के लिए लाया जाता है। इट इज नॉट नेसेसरी टू गिव रीजन, सही बात है भाई। हमको लग रहा है कि हमें आपकी सरकार नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, और 50 सदस्यों ने लिख करके दे दिया स्पीकर महोदय कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहते हैं, तो फिर स्पीकर महोदय जो है वो इसको लाएंगे और फिर लोग वोटिंग के माध्यम से बताएंगे कि कौन किसके पक्ष में खड़ा है और सरकार दम से गिर सकती है। Which one of the following statement is not correct in the context of motion of thanks? ये सरकार गिराने की पहली प्रक्रिया है। मोशन ऑफ थैंक्स क्या होता है मैं पहले ही बता देता हूं, पर बता दूंगा तो कोई वाली बात हो जाएगी। असल में मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई नई सरकार चुन के आती है तो राष्ट्रपति भाषण देने आता है। राष्ट्रपति भाषण देने आता है तो राष्ट्रपति के भाषण के बाद, यहाँ राष्ट्रपति महोदय बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे सामने बहुत अच्छी बातें कही, अब हम आपको धन्यवाद के रूप में अपना प्रस्ताव भेजना चाहते हैं कि साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बातें कही। तो ये प्रस्ताव भी वोटिंग के माध्यम से भेजा जाता है, यानी कि ऐसा धन्यवाद जिसके अंदर राष्ट्रपति को यह बताया जाता है कि आपकी बात से हम कितने सहमत हैं। अब आप पूछेंगे यार ये तो बदतमीजी हो गई, ये तो बेचारे राष्ट्रपति के साथ बेइज्जती हो गई है। धन्यवाद भी वोटिंग के आधार पर दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। असल में राष्ट्रपति को धन्यवाद नहीं है, वो असल में वो धन्यवाद सरकार को है। सरकार, क्योंकि सरकार की कही हुई बातें ही तो राष्ट्रपति बोलने आता है। अरे भाई राष्ट्रपति है क्या? आर्टिकल 74 से बंधा हुआ एक नॉमिनल हेड है, उसको तो सरकार ने जो कहा है वो बोल रहा है। असल में तो सरकार ने अपनी बातें राष्ट्रपति से बुलवा दी सदन में कि ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। अपोजिशन कहता है हर बात स्वीकार नहीं है हमें आपकी, हम अपने पॉइंट बता रहे हैं कितना समर्थन में है हम आपके, इसके लिए वोटिंग होती है। भाई प्रेसिडेंट, अब पूछा गया मोशन ऑफ थैंक्स के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा गया है ना, यानी बाकी सब सही है, एक गलत है। बाय दिस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेसेस द हाउस इन द फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी जनरल इलेक्शन इन द फर्स्ट सेशन ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। बाय दिस नॉट करेक्ट, मोशन ऑफ थैंक्स के बारे में क्या सही नहीं है? Thus motion provides opportunity to the member of house to criticize the government and administration. This address of the president has been taken from the address of the king of the Britain. This motion is discussed only in Lok Sabha. कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? यानी कि बाकी तो सब सही है, केवल एक ही गलत है टाइप से। बताइए, अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाए ना तो राष्ट्रपति साथ साथ ही सरकार को लेकर चला जाएगा, चलो बेटा हो गया तुम्हारा काम, तुम्हारे पक्ष में कोई नहीं खड़ा है। खतरनाक बताइए। देखो ध्यान से समझना, मैं बताता हूं, सारी चीजें बताता हूं, ध्यान से सुनना। देखो इस पर मतदान होगा, ऑब्वियसली बात है, मैंने पहले ही बता दिया था कि इस पर मतदान होता है। ये दो बातें
याद रख लेना, सेशन जब शुरू होता है हर साल की शुरुआत में फाइनेंशियल ईयर की, जब पहली बार संसद चुन के आती है, दोनों समय पर राष्ट्रपति भाषण देने आता है। असल में इसी के माध्यम से सरकार अपनी नीतियां देश के सामने भी रखती है और संसद के सामने भी रखती है। प्रॉपर तरीके से वहीं पर उनकी तारीफ और उनकी बुराई करने का डिबेट होता है। राष्ट्रपति के शासन में डिबेट चलता है, मतलब राष्ट्रपति भाषण हो गया, उसके बाद प्रॉपर तरीके से सब लोग आकर के बोलते हैं सरकार ने ये गलत किया, ये किया, इस प्रकार से, ठीक है। फिर इसके बाद में ये सब बात क्रिटिसिज्म सब हो गया। ये बिल्कुल ब्रिटेन के जैसे राजा जो है ना वहां पर भाषण देता है, वैसे ही हमने, क्योंकि अपनाई तो हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम ही है ना, तो हमने ये चीज अपना ली होती है, ठीक है ना। इसके बाद में ये सारी बातें केवल लोकसभा में डिस्कस हो ऐसा नहीं है, राज्यसभा में भी होती है। राष्ट्रपति किसी एक सदन का नहीं है, वो दोनों सदन का है, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है कि ये बात मेरी बातों से समझ में आ गई होगी, जब मैंने शुरुआत में बताया था। According to the parliament procedure, guillotine means that the speaker of Lok Sabha, हाँ भाई, guillotine का मतलब क्या होता है? By stopping the ongoing business, put a matter before the house for voting, adjourn the house before the end of time, does not allow voting on any motion, reprimand a member of misbehavior, फटकारना जो है, ये क्या सही है? मैं आपको मतलब समझा देता हूँ। चलिए, जिसको आता है पहले वो तो कम से कम खुशी ले ले, फिर उसके बाद में मैं आपसे पूछ लूंगा, है ना? मैं समझा दूंगा, लोड मत कीजिए। बहुत बढ़िया, कम से कम 35% बच्चों को आता था, ये बहुत अच्छी बात है, शाबाश। मतलब पढ़ने वाले बच्चे हैं हमारी क्लास में। हाँ जी, ध्यान से सुनिए बच्चों। देखिए क्या होता है, सदन के अंदर हर चीज पे वोटिंग होती है। बिना वोटिंग के तो कोई मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि वोट के बिना ही, वोट से ही तो जज होता है ना सरकार के पक्ष में कितने हैं, विपक्ष में कितने हैं। अच्छा, लेकिन क्या आपको पता है कि जब सरकार इस प्रकार के मुद्दे डिस्कस कर रही होती है, बाय स्टॉपिंग द ऑनगोइंग बिजनेस, पुट ए मैटर बिफोर हाउस ऑफ वोटिंग, मतलब क्या होता है कि अगर आप हर मुद्दे पर बहस कराओगे, वोटिंग कराओगे, तो हो गया सारा काम। वही बात बताइए, सरकार जब बजट लेके आती है, तो बजट के समय पर इतनी सारी प्रकार की डिमांड होती है, इतनी प्रकार की डिमांड होती है, भाई ये इस सड़क के लिए इतना पैसा, इस योजना के लिए इतना पैसा, है ना, और विदेशों के लिए इतना पैसा, डिफेंस के लिए इतना पैसा, सब तरफ पैसा 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 पैसा, फिर सब पर वोटिंग हो, सब पर वोटिंग हो। तो भाई ऐसे तो वो सांसद यस सर यस सर यस सर कहते कहते मर जाएगा। भाई हम लोग ध्वनि मत से माना कि वोट मतलब वो कराते हैं, ध्वनि मत का मतलब हुआ ना, भाई बताइए सब लोगों में से कितने लोग इसके समर्थन में हैं, तो समर्थन में ज्यादा लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया, दिस इज नॉन एज ध्वनि मत, है ना। लेकिन अब हर बात बताओ भाई कितने लोग इसके पक्ष में बोले यस सर, फिर बोले इसके अंदर के पक्ष में यस सर। तो ये जो चीज है ना, हर बार ऐसा कराने से अच्छा है स्पीकर बोलता है कि देखो सरकार बहुमत में है, सबको समझ में आ गया, बोले हाँ आ गया, सरकार बहुमत में है तो जो भी वो चाहेंगे वो पास करा ले जाएंगे, समझ में आ गया, बोले हाँ आ गया, तो भाई चुपचाप हर बार यस सर क्या कर रहे हो, एक ही बार में बोल दो ना कि हाँ सब पास, समझ में आ गया। तो ये जो सब पास वाली जो बात है ना, यही वाली जो चीज है, यही गुलोटिन है, एक ही बार में सब कुछ पास। बोले हर मुद्दे पर बहस की क्या जरूरत है, पता है कि वो जीतेगी सरकारी। तो ऐसी स्थिति में एक प्रकार से गुलोटिन की जो प्रक्रिया है ना, ये भारतीय संसदीय व्यवस्था की एक कमी है। मतलब जहां हम ये मानते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम अच्छा सिस्टम है, तारीफों में ये बातें लिखते हैं कि संसदीय व्यवस्था में हर विषय पर बहस होती है, लेकिन पता है कि सरकार के पास में ऐसा कुछ नहीं है, सॉरी संसद के पास में ऐसा कुछ नहीं है, बहुमत के पास सब कुछ है, बहुमत की ही सरकार है, वहां पर केवल बहस तो केवल दिखावा है, ठीक है ना। हाँ जी, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द यूथ पार्लियामेंट स्कीम, हाँ भाई आज मतलब युवा दिवस की शुभकामनाएं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट स्टार्टेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 4th ऑल इंडिया व्हिप कॉन्फ्रेंस टू प्रमोट एंड एनकरेज इट, द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स प्रोवाइड नेसेसरी ट्रेनिंग टू द स्टेट। क्या है यूथ पार्लियामेंट? आज जैसे आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये सुनकर के मजा आता है कि संसद कैसे काम करती है ना, युवाओं के बीच में एक अपने आप में क्यूरियोसिटी होती है कि संसद कैसे काम करती है। लेकिन आप सोच के देखिए कि आपको प्रॉपर तरीके से इसकी ट्रेनिंग दी जाए कि संसद में वोटिंग कैसे होती है ना, चेंज द हाउस कैसे होता है, एडजर्नमेंट कैसे होता है, तो आप उस प्रक्रिया को समझ पाएंगे। और युवाओं में इस चीज का बढ़ावा देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स ने यूथ पार्लियामेंट की प्रक्रिया शुरू की, जिसमें स्कूलों में, कॉलेजेस में मतलब पार्लियामेंट की तरीके से सदन सेशन करवाए जाते हैं, ठीक है। आखिरी सवाल, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस थ्रू व्हिच एन ऑर्डिनरी बिल इज पास्ड इन पार्लियामेंट? कौन सा सीक्वेंस सही है जिसके माध्यम से एक सामान्य बिल पास होता है? सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन, प्रिंसिपल डिस्कशन, सेक्शन बाय सेक्शन, सर्टिफिकेशन, कंसेंट, रिजम्पशन, सर्टिफिकेशन इन प्रिंसिपल डिस्कशन। लंबा सवाल है, देख लीजिए कौन सी प्रक्रिया आपको पता है तो आप करिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। सबसे पहले बिल को जब लाया जाता है ना, तो उसे पेश करना अर्थात प्रस्तुतिकरण कहते हैं। उसके बाद विधायक के प्रभारी सदस्य की मतलब छोड़िए, मतलब समझाने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। इसी के अंदर लीडर बोर्ड देख लीजिए, बहुत हो गया। कन्हैया सबसे ज्यादा सही सवाल आपके रहे, दीपक, मार्कंडेय, कैलाश, एकता, उदय, अभिषेक, गिरजिया, विशाल, वीपी, ये परफॉर्मर रहे हैं। बहुत बढ़िया लगा मुझे देख करके कि बच्चे अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। कुछ जिम्मेदारी मैंने मेरे ऊपर ली है, जैसे सबसे ऊपर है कि आप लोगों को मैं वो समझाऊंगा कि बिल किस प्रकार से संसदीय प्रक्रिया में से पास होते हैं, ठीक है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। यदि आप